नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी की जीत पक्की हो चुकी है? कांग्रेस के कुछ दिग्गजों को अपने पाले में कर लेने के बाद क्या बीजेपी को जनता का भी आदेश मिल चुका है? क्या वाकई लोकतंत्र में बाजी पलटने की ताकत है या जनता अब भी कुछ चौंकाने वाला कर सकती है? क्या मोदी और मोहन की सरकार से इतनी बहार आ चुकी है कि चुनाव महज एक औपचारिकता बनकर रह गए हैं और कांग्रेस भवन में है? इसी पर आधारित है हमारी आज की डिबेट। मगर विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। वादा खिलाफी, झूठ बोलना, भ्रमित करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बनता जा रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है कि यहाँ कुछ भी अंतिम नहीं होता। सियासी दल भले ही जीत के लिए सारे इंतजाम कर लें, लेकिन अंतिम मुहर जनता की ही लगती है और जनता का मन चुनाव के एक दिन पहले भी बदल सकता है और चुनाव के दिन भी। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत को पक्की करने की धुन में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कांग्रेस के हर उस विकेट को गिरा देना चाहती है जो उसकी जीत में बाधा बन सकते हैं। आज कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से अपने महापौर को भी खो दिया। कमलनाथ के गढ़ में ये दूसरा सबसे बड़ा विकेट था जिसे अपने पक्ष में करके भाजपा के नेता फूले नहीं समा रहे। तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। और जिस प्रकार से कमलेश वहां के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज के विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आम जन इनको देगा और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। इधर कांग्रेस ने मऊगंज से विधायक रहे लक्ष्मण तिवारी को अपने दल में सदस्यता दी। कांग्रेस में ये पहली बड़ी ज्वाइनिंग है। इस बार कांग्रेस की तरफ कम ही नेता गए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस चुनावी तैयारी में कोई कसर छोड़ती नहीं दिख रही है। जीतू पटवारी लगातार जीत का स्वाद चखने के लिए कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था देश के किसानों से कि मैं समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी लेके आऊंगा। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करूंगा। उन्होंने कहा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। उन्होंने कहा था कि काला धन स्विस बैंक से आएगा और मुफ्त में 15-15 लाख सबके खातों में चला जाएगा। कुछ नहीं हुआ। जहां थे उससे सारे सेंसेक्स ये बताते हैं कि देश 80% बेरोजगार है। महंगाई एशियन कंट्री में सबसे ज्यादा हमारे यहां हो गई है। जो किसानों की दुर्गति देश में हो रही है, ये दुनिया में कहीं नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कि वादा खिलाफी, झूठ बोलना, भ्रमित करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बनता जा रहा है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल क्या देश के लोकसभा चुनाव को फाइनल दिशा दे चुका है? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार फाइनल है या अभी भी लोकतंत्र में बाजी पलटने की कोई गुंजाइश है? क्या जनता ने वही मन बनाया है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है या जनता के मन में कुछ और भी है? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो पलट सकती है बाजी, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़े हैं। गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी इस डिबेट का हिस्सा है। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी का भी हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर गुलरेज जी, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कुनबे को तोड़कर बीजेपी में मिलाया जा रहा है, हम कहें कि कांग्रेस का कुनबा खुद टूटकर बीजेपी में जैसा शामिल होता जा रहा है, क्या अब बीजेपी आश्वस्त है कि तमाम जो चुनौतियां थी, खासकर छिंदवाड़ा की, वो भी अब खत्म हो चुकी है? देखिए, दोनों तीनों चीजें जो बोल रहे हैं ना, उसमें मुझे थोड़ी सी ना इत्तेफाकियां रही। एक तो पहली बात तो हम कोई तोड़ नहीं रहे, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम लोग से जुड़ रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं ना कि छिंदवाड़ा की चुनौती, छिंदवाड़ा चुनौती था ही नहीं। आप ये स्मरण कीजिए कि 2019 में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, अपनी खुद की सीट उन्होंने छोड़ी थी और अपने सुपुत्र को दी थी, तब केवल 37,000 वोट से वो जीतते हैं और मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मार्जिन से जीती गई सीट वही थी। उसके बाद से हम लगातार काम कर रहे हैं और आप देखिए कि लगभग हर बूथ इतना
इतना स्ट्रांग है कि आप ये कह सकते हैं कि 90% से ज्यादा बूथों पर कमल खिल रहा है। तो छिंदवाड़ा भी कोई चुनौती नहीं है, हम छिंदवाड़ा भी जीते हैं, बाकी 28 सीटें भी जीते हैं और लोगों के दिल भी जीते हैं। और जो लोगों के दिल जीते हैं ना, यही दिख रहा है उसी वजह से कि हर कोई जनप्रतिनिधि हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो, सामान्य जन हो, वो बीजेपी के साथ रहकर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर है। जितेंद्र जी, लोगों के दिल जीते हैं बीजेपी ने और इसी वजह से जो आपके नेता हैं वो इनकी पार्टी में चले जा रहे हैं। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? फिर क्यों कांग्रेस कह रही कि पद, पैसा और दबाव की वजह से नेता जा रहे हैं? क्या ऐसा मानते हैं? देखिए, अभी छिंदवाड़ा महापौर का मामला जी, आपने देखा किस तरह का दबाव की जांच की बात की गई, उससे बात की गई, इस तरह के दबाव डाल के अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं और इसको ये मान के चल रहे हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, तो आज के दौर में जनता समझदार है। अमित जी, इनको स्पष्ट कर दीजिए गुलरेज जी को कि छिंदवाड़ा कह रहे कभी चुनौती रहा ही नहीं जी, जबकि सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए छिंदवाड़ा रहा। लगातार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक प्रयास करते रहे। 77 से गार्गी शंकर मिश्रा सांसद हुआ करते थे, जब से ये प्रयास कर रहे कि छिंदवाड़ा मिल जाए। लेकिन छिंदवाड़ा में विकास का नाम कमलनाथ है। छिंदवाड़ा विकास पे वोट देता है। छिंदवाड़ा में कभी भी सांप्रदायिक कार्ड नहीं चला। इसलिए अब आप एक को एक बात बताऊं, 400 पार की बात जो सामने आई, अमित शाह जी ने कहा था कि बंगाल में 200 पार, दिल्ली में 40 पार। जब इनसे पूछा गया कि बंगाल में 200 पार क्यों नहीं हुआ, तो इन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया कि हम ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए नारा देते। तो स्पष्ट है कि 400 पार भी इसीलिए दिया जा रहा है जी। निश्चित तौर पर देश में वो माहौल चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शित करने का प्रयास कर रही है। कोई भी इलेक्शन हो, मुद्दों पे लड़ा जाता है और आज इस देश में मुद्दों की कमी नहीं है जी। आज महंगाई की बात की थी इन्होंने, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार जवाब नहीं दे पा रही। सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था इन्होंने। 20 करोड़ लोग खड़े हैं रोजगार की तलाश में, सवाल पूछ रहे हैं किसान रोजाना आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने उससे झूठा वादा किया कि 2017 में स्वामीनाथन रिपोर्ट के माध्यम से किसान की आय दुगनी कर देंगे। 2024 आ गया, किसान की पूछ परख नहीं, मुद्दों की कमी नहीं। इस देश में हर प्रकार के मुद्दे सरकार पर भारी पड़ेंगे। जवाब सरकार मुद्दों से मुंह मोड़ने का काम कर रही है, सांप्रदायिक कार्ड खेलने का काम कर रही है। फिर आपके पास गुलरेज जी से जवाब लेंगे, फिर तेलंगाना गुलरेज जी जवाब देंगे जी। देखिए, कांग्रेस का आप कोई भी डिबेट उठा के देख लीजिए, एक जैसी रिकॉर्ड हर कोई गाता है, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, डाटा सामने रखते नहीं है। इनको ये नहीं कहते कि 48 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुद्रा ऋण के माध्यम से अपने आप को स्वरोजगार किया है। कितने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो ईपीएफ का आंकड़ा है वो कहां पहुंच रहा है कि 250% का इजाफा हुआ है ईपीएफ में मनमोहन सिंह के कार्यकाल बनाम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। ये सब बातें नहीं करते, एक रिकॉर्ड चलती है कि ऐसा 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 ऐसा। हर प्रवक्ता कांग्रेस का एक ही बात बोलता है, एक ही गति से बोलता है, एक ही जैसे बोलता है। ये दर्शाता है कि कांग्रेसी न पढ़ते हैं न बोलना समझते हैं और इनके आंखों पे एक पट्टी पड़ी हुई है, एक रट्टू तोते की तरह डिबेट में आते हैं। केवल जो नारे पर इन्होंने बात कही है कि आपने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए नारा दिया था, जैसे कि बंगाल का इन्होंने उदाहरण दिया, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा है? बंगाल में इस चुनाव से पहले हमारे पास कुल 3 विधायक थे। अगर 3 से हम 77 तक पहुंचे हैं और कांग्रेस 0 तक पहुंची है, तो उसमें भी यदि इनको दिखता है कि हमारी सिलेट जो है वो खाली है और इनकी भरी हुई है, तो इनको भरी हुई मुबारक हो। ठीक है, आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, छिंदवाड़ा का जो एपिसोड हुआ पिछले दिनों, तो एक बड़े नेता की जाने की चर्चा थी बीजेपी में, हालांकि तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। लेकिन हाल फिलहाल में जो 2 नेता छिंदवाड़ा के गए हैं बीजेपी में, हम विक्रम आहाके की बात करें, कमलेश शाह की बात करें, क्या मानते हैं? जैसा कि बीजेपी कह रही है कि दिल की आवाज सुनकर लोग जुड़ रहे हैं, तो आशीष जी, क्या ये दिल की आवाज है या कांग्रेस का जो आरोप है कि दबाव की आवाज है? कितना विश्लेषण आपका कहता है इस पर? की आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही जी, लेकिन जितना मैं सुन पाया हूँ उस हिसाब से कह सकता हूँ कि ये जो चुनाव को लेकर के जिस तरह से
ये जो कांग्रेस से भाजपा में जो दलबदल हो रहे हैं, इसके पीछे दिल की आवाज के साथ साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर कोई मजबूरी या दबाव भी बनता है। ये बिल्कुल चीजें होती हैं, कई बार ये बात सामने आती है, कई बार नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि यदि भाजपा की तरफ अगर कांग्रेस से लोग जा रहे हैं तो भाजपा की एक रणनीति है, ये उनका एक माइंड गेम है। वो अपने कॉर्डर पे ही भरोसा करके चुनाव लड़ेंगे, वो अपने कॉर्डर के जरिए ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन भाजपा कांग्रेस को वो मैदान में खाली हाथ या निहत्था करना चाहते हैं। ये कांग्रेस की ये भाजपा का माइंड गेम है। तो इसके अगर हम देखें तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो कांग्रेस जो है अपना घर संभालने में जुट जाएगी, वो अपने दबाव में आ जाएगी, उसके कार्यकर्ता बिखर जाएंगे। दूसरी तरफ भाजपा के साथ ये होगा कि उसको भाजपा के साथ एक नुकसान ये हो सकता है कि जो भाजपा के मूल जो कार्यकर्ता है, बरसों से दशकों से जो लगे हैं, उनके मन में भी कुछ असुरक्षा या कुछ एक संदेह की बातें आ सकती है, क्योंकि जब बाहर से हजारों की संख्या में नए लोग पहुंचेंगे तो उनको दिक्कतें होंगी। और ये बात अभी बीजेपी की कई मीटिंगों में और उसमें थोड़ी थोड़ी सामने भी आई है कि जो बीजेपी के नेताओं का कार्यकर्ताओं कहा गया कि भाई आप कलदार सिक्के की तरह हैं और आप रहिए। तो ये दो तरफ की चीजें हैं। भाजपा इस माइंड गेम में अभी आगे है, लेकिन भाजपा तो उसके बाद की परिस्थितियों में भी ये तो लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां होंगी, इन सब लोगों को समाहित करके आगे बढ़ने में भाजपा को उसके नए और पुराने जो नए दो ऑर्डर बनते हैं उनके साथ तालमेल बनाने की बहुत बड़ी चुनौती हो। अभी भाजपा के लिए ठीक है कि ये सारी चीजें चल रही हैं और कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है कि इस चुनाव में उसको बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं बन पा रही है। लेकिन ये राजनीति में विचारधारा के तौर पर देखा जाए तो ये एक ऐसा खेल है या एक ऐसा ट्रेंड है जो आगे जाके बहुत फलीभूत नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस ने भी अभी विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पे भाजपा से लोगों को लिया। कांग्रेस को उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो ये चीजें आगे राजनीति और उसके विचार को लेकर महत्वपूर्ण है। अभी तो ये जो स्थितियां हैं इसमें निश्चित तौर पर इस माइंड गेम में जो है वो भाजपा के पास काफी नंबर है। गुलरेज जी से इसका जवाब लूंगा। गुलरेज जी, क्या मानते हैं कि पार्टी किसी तरह का माइंड गेम कांग्रेस के साथ खेल रही है, जैसा कि आशीष जी कह रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं आपकी पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें एडजस्ट करना क्या चुनौती होगी? देखिए अमित जी, गेम उसके साथ खेला जाता है जिसमें दम हो। कांग्रेस में तो दम है ही नहीं, तो कांग्रेस के साथ कोई गेम खेलने की आवश्यकता नहीं है और ना हम खेल रहे हैं। जो भी हमारे पास आ रहा है इसीलिए आ रहा है क्योंकि वहां कोई काम करने को नहीं है, वहां कोई इज्जत देने को नहीं है, वहां अच्छे अच्छे नेताओं को बेआबरू करके निकाला जाता है। जो इनका एमपीसीसी का कार्यालय है वहां पे इनके वरिष्ठ पदाधिकारी, इनके प्रवक्ता के मुंह से तो गुल खिलना चाहिए। प्रवक्ता गंदी गंदी माँ बहन की गालियां एक दूसरे को बकते हैं, बिल्कुल कुर्सियां उठा के एक दूसरे को फेंकी जाती है। तो ऐसे जंगल में और ऐसे जिसको कहते हैं जू में, ऐसे चिड़ियाघर में कौन रहना पसंद करेगा? और अगर कोई रहना पसंद नहीं करता है, उसकी श्रद्धा है कि देश के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, ईमानदारी से काम करना, तो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है। और ऐसों को क्यों नहीं लेंगे हम? यदि विचारधारा को हमारी एक्सेप्ट करके कोई भी आता है, देश के लिए काम करना चाहता है, प्रदेश के लिए काम करना चाहता है, तो उसका स्वागत है। उसको साथ लेके ही काम करेंगे हम। और इस प्रकार का सवाल उठते थे जब सिंधिया जी के साथ लोग आए थे, कैसे मिल गए बीजेपी में? जैसे दूध में शक्कर मिलती है। अच्छा जितेंद्र जी, जैसे दूध में शक्कर मिलती है वैसे ही आपकी पार्टी के जो नेता है वो सरकार के साथ मिल रहे हैं, गुलरेज जी कह रहे हैं। लेकिन आपसे ये भी सवाल जरूर है कि कमलेश शाह और विक्रम आके के भाजपा में जाने के बाद क्या मानते हैं कि छिंदवाड़ा की जो दीवारें हैं उसमें दरार आ गई है? देखिए अमित जी, दूध में शक्कर की तरह कैसे मिला है जो ये कह रहा है कि 3 प्रकार का कचरा है, गीला कचरा, सूखा कचरा। गोपाल भार्गव जी कह रहे हैं कि बेरी की तरह टपक रहे हैं, कोई कह रहा है कलदार है, कोई कह रहा है 15 साल वालों का भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं हुआ, 15 दिन वालों का कहां से हो जाएगा। ये स्वागत कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं का जो यहां से गए हैं। मेरा ये कहना है कि जब हम महंगाई की बात करते हैं तो कहा जाता है कि वो तो चुनाव जीतने के लिए जुमला था। 15 लाख पर सवाल पूछो तो कहा जाता है कि वो तो चुनाव जीतने के लिए जुमला था। आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं,
मिस कॉल के माध्यम से आपने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी खड़ी कर ली, और जब चुनाव क्षेत्र में जाओ, पोलिंग बूथ पे जाओ, तो आपको यूपी बिहार से ला करके लोग खड़े करने पड़ते। आपके जूतों पहचार सबने देखी है। ये जो यादव जी आए थे आपके पर्यवेक्षक बनके, उनके कपड़े कांग्रेसियों ने नहीं फाड़े थे, आपके कार्यकर्ताओं ने फाड़े थे। उनके गनमैन को गोली चलाना पड़ी थी, ये कांग्रेस पे नहीं चलाई थी, आपके कार्यकर्ताओं पे चलाई थी। तो है क्या, भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि अब सवाल पूछा जाएगा। आऊंगा गुररेज जी आपके पास। उद्योग पर भी सवाल पूछा जाएगा, महंगाई पर भी, बेरोजगारी पर भी जी। अब इनको ये सारी चीजें, अभी तो देखिए आप, शमशान कब्रिस्तान आएगा, हिंदू मुसलमान आएगा, भारत पाकिस्तान आएगा, चुनाव जीतने के लिए हथकंडे होते अमित जी सब आएंगे। झूठी पार्टी है, कितनी गंदी पार्टी है कि सफेद झूठ बोलते हो आप लोग। ऐसा कभी हुआ नहीं जो बातें बता रहे हो आप। अरे भैया, जहां पानी नहीं हुआ कीचड़ बता दें, उसको कांग्रेस ही कहते हैं। भूपेंद्र यादव के कपड़े किसने फाड़े थे? कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी गोली किसने चलाना पड़ी? चलिए, विषयांतर ना हो, हम रुक कर लेंगे आशीष जी का। आशीष जी, अब जैसे कि तमाम छिंदवाड़ा के जो दिग्गज हैं वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पार्टी का रुख कर रहे हैं भाजपा का, क्या लगता है कांग्रेस के लिए कितना बड़ा इसका नुकसान होगा और भाजपा को क्या चुनाव में फायदा होगा इसका? ये थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम है जी। आशीष जी, मुझे अब सुन पा रहे हैं आप? हाँ, नहीं, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, बताइए जी। छिंदवाड़ा से जो कमलेश शाह और विक्रम महाके अभी गए हैं बीजेपी में, कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए से मानते हैं और कितना फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में इसका होगा? देखिए, जो कांग्रेस के जो मेयर वहां पर गए हैं जी, ये निश्चित तौर पर जो अभी अभी चुनाव जीते हैं वो आदिवासी चेहरा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा उनके सहारे कोई संदेश और कोई संकेत देने की कोशिश करेगी और उसमें कुछ हद तक उसको कामयाबी मिल भी सकती है जी। लेकिन इसके पहले ये भी देखा जाना चाहिए कि लंबे समय से जो छिंदवाड़ा का जो नगर निगम है उसको पहले तो भाजपा का ही कब्जा था, भाजपा का ही मेयर थे उसमें, तो अभी कांग्रेस ने उसको हासिल किया है उस नगर निगम। तो अभी जो महापौर गए हैं वो चूंकि नया चेहरा है, एक नया राजनीति में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अभी उनको लंबा सफर करना है, अभी उनकी शुरुआत है तो वो कितना उपयोग खुद कर भाजपा उनका कर पाएगी, भाजपा के कौशल पर निर्भर करे। ये निश्चित तौर पर बात है कि भाजपा का जो विधायक गए हैं, कुछ और लोग गए हैं, पार्षद गए हैं, ये कहीं ना कहीं किस्तों में थोड़ा बहुत छोटा मोटा या बड़ा ये कांग्रेस को निश्चित तौर पर नुकसान करेंगे। लेकिन कई बार ये भी होता है कि बहुत सारी, जैसे अभी एक जैसे लगता है कि भाजपा का पूरा जो चुनाव अभियान है, ऐसा लगता है एक बार ये देखें तो वो ऐसा लगता है कि पूरी तरह छिंदवाड़ा पर केंद्रित हो गया है। तो छिंदवाड़ा में भाजपा बहुत ताकत लगा रही है और क्षेत्र में भी लगती है, लेकिन छिंदवाड़ा चूंकि बड़ा क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, तो सारा फोकस उस पर लगता है। तो इसमें अगर लोगों की मानसिकता के हिसाब से देखते हैं तो चूंकि कई बार इसके दोहरे मतलब इसका एक ही लाभ नहीं हो सकता, इसका लाभ भी होता है, इस तरह की चीजों का नुकसान भी होता है, दोनों पक्षों के लिए जायज। अगर भाजपा में लोग आ रहे हैं तो कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए नुकसान की स्थिति है, और अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं तो कांग्रेस का जो कॉर्नर है, जो वहां बचा हुआ है, जहां पर जो है वो और ज्यादा यूनाइट हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें लाभ और हानि दोनों का खेल है। ये चुनावी रिस्क है, हालांकि हर पार्टी लेती है और जो मैं मान के चलता हूं कि इससे नुकसान तो होगा, लेकिन अभी चुनाव जैसे आगे बढ़ेगा, अभी 8-10 दिन और 15 जब चलेगा तो उसमें बहुत सारी चीजें टर्न हो सकती हैं और कुछ इस तरह के वोट, चूंकि देखिए छिंदवाड़ा का जो मुकाबला है वो साफ तौर पर ऐसा लगता है जैसे कमलनाथ वर्सेस भाजपा हो गया है वो पूरा चुनाव। तो इसमें दोनों तरफ की संभावना बराबर बराबर बनती है, इसलिए क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो 1952 से कांग्रेस का क्षेत्र, जैसे महाराष्ट्र में सांगली है या कुछ और सीटें हैं, ये लगातार कांग्रेस के गढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कई बार सिंपैथी का भी मामला बन सकता है। तो भाजपा पर ये निर्भर होगा कि कितनी कुशलता के साथ, हालांकि वो बड़ी चुनाव मशीनरी है और उसको ये चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी, तो किस तरह से वो ये छोटे छोटे क्षेत्रों में जो है लोगों को अपनी तरफ ला रही है भाजपा कांग्रेस से, तो किस तरह से उनको यूटिलाइज करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हालांकि डॉक्टर गुलरेज शेख जी तो कह रहे थे इस चर्चा की शुरुआत में कि छिंदवाड़ा को किसी तरह की चुनौती नहीं मानते हैं, लेकिन जैसा आशीष जी कह रहे हैं, गुलरेज जी क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी का अब जो पूरा फोकस है छिंदवाड़ा पर ज्यादा शिफ्ट हो गया है, और क्या ये चुनाव कमलनाथ विरुद्ध भाजपा है?
देखिए, छिंदवाड़ा को दो नाथों ने अनाथ कर रखा था। एक न कमलनाथ पहले थे जो बरसों से कर रखे थे, और दूसरे नकुलनाथ। वहां की आवाम जो है अपने सांसद को तलाश रही है, और ये काम एक बतौर राजनीतिक दल हमारा कर्तव्य बनता है कि आवाम यदि ढूंढना चाहती है कि उसका सांसद हो, उसके बीच का हो। देखिए, कमलनाथ जी के विषय में विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा कि कम से कम कुछ समय तो वो बिताते थे लोगों के बीच में, लेकिन नकुलनाथ जी का तो उतना समय भी नहीं बीतता। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन नकुलनाथ जी की कोई छवि बहुत अच्छी नहीं है वहां पर, और जब बहुत अच्छी छवि नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि पिछली बार जो व्यक्ति केवल 37,000 वोट से जीता था, इस बार क्या होना है उनका। लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि मुकेश नाइक, चूंकि वो आपके नवनियुक्त मीडिया प्रभारी है और आप प्रवक्ता है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, कल तक कांग्रेसी नारा लगा रहे थे दमोह का खलनायक मुकेश नाइक, आप आज वो नायक है कि खलनायक है आपके? चलिए, विषय भरे में रहे जितेंद्र जी। छिंदवाड़ा को तो बीजेपी किसी तरह की चुनौती नहीं मान रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए कितना अहम इस बार भी इस गढ़ को बचा कर रखना है। साथ ही एक सवाल आपसे और भी है, अब पार्टी में आगे क्या, जो बचे हैं उन्हें कैसे साध कर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस का जो विचारधारा वाला कार्यकर्ता है वो उसके साथ खड़ा है। जिसको प्रलोभन दिया जा रहा है, जिसको दबाव डाला जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी। अमित जी, आपको याद होगा हमने 22,000 लोगों की न्यूज को ज्वाइन कराया था भारतीय जनता पार्टी जी। रोजाना हमारा टेंट लगता था। क्या फर्क पड़ गया? ये जो लोग जा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी को? मुझे तो एक कहावत याद आ रही है गुलरेज जी के लिए कि कहीं नमाज माफ कराने गए थे, रोजे गले न पड़ जाए। छिंदवाड़ा के चक्कर में 13 सीटें हारने जा रहे हो। मैं आपको याद दिला दूं कि उनकी तरफ ध्यान दे लीजिए, 13 सीटें मध्य प्रदेश में आप हार रहे हो, और ये मैं केवल कागजी बात नहीं कर रहा हूं। हमने आपसे कहा था कि हमारे पास एक भी महापौर नहीं है, हम 10 महापौर जीतेंगे। 5 महापौर हमारे पास आए और 2 पे निर्दलीय और दूसरे जीत गए। 7 महापौर आपने गंवाए थे, तब भी आप ऐसी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है। लेकिन आज याद रखिए, 13 सीटें मध्य प्रदेश में आपसे छीनी जा रही है। 13 सीटें जा रही है गुलरेज जी, जीत रहे प्रत्याशी। इसलिए अपने घर को संभाल लीजिए। इन सब बातों से सारी की सारी ऊर्जा छिंदवाड़ा में लगाने से काम नहीं चलेगा। प्रदेश खाली पड़ा है, प्रदेश जवाब मांग रहा है उन चीजों को जिसके वादे आपने किए थे, जिसकी गारंटी ली थी। ठीक है, जवाब दीजिए। मैं अभी रोजा खोल रहा हूं, और रोजा खोलते समय में घोर आपत्ति लेता हूं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने रोजे और नमाज के विषय में गलत बात कही। आप होते कौन है बोलने वाले? ही आप होते कौन हो कि नमाज माफ कराने चले थे, रोजे गले पड़ गए, बोलने वाले आप होते कौन हो? चलिए जितेंद्र, जिस तरह का कथन हम भी सहयोग नहीं करते बिल्कुल, और कोशिश यही रहती कि सिर्फ हम विषयों पर चर्चा करें। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस पूरी चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल पिक्चर अभी बाकी है, और देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं में कितना जोर जनता के बीच इनका पहुंच पाता है। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।